हाय दोस्तों, ये हीट एंड मास ट्रांसफ़र का लेक्चर नंबर 70 है और इस लेक्चर में हम लम्प्ड पैरामीटर एनालिसिस के बारे में जानेंगे। इसको हम लम्प्ड हीट एनालिसिस या न्यूटोनियन हीटिंग या कूलिंग के नाम से भी जानते हैं। तो यदि आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है कूल टेक्निक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को हम या तो हीट करेंगे या कूल करेंगे, लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि हम किस टाइप के ऑब्जेक्ट को हीट करें या कूल करें। तो मैं आपको इसमें बताता हूँ। जैसे कि ये हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है और यदि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब L/K, इंटरनल रेजिस्टेंस को हम कंडक्टिव रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। तो यदि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इसके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत ही कम है तो उस केस में क्या होगा कि इसके सभी पॉइंट पर टेम्परेचर इक्वल रहेगा। तो जैसे कि मान लेते हैं कि ये डिफरेंट पॉइंट हैं, तो इसके सभी पॉइंट पर टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो एक ऐसी बॉडी जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कम है और उसके सभी पॉइंट पर टेम्परेचर इक्वल है, और यदि हम ऐसी बॉडी को हीट करते हैं या कूल करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूटोनियन हीटिंग या कूलिंग। और यदि हम ऐसी बॉडी पर कुछ एनालिसिस करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, लम्प्ड हीट एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब ये है कि यदि ऐसी बॉडी को हम एनवायरनमेंट में रख दें या किसी फ्लूइड के अंदर रख दें तो इस बॉडी के टेम्परेचर में क्या चेंज आएगा और इस बॉडी का टेम्परेचर कितनी देर में कितना चेंज हो जाएगा, तो वो हम लम्प्ड हीट एनालिसिस की सहायता से फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं और इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। तो देखो, इसकी डेफिनेशन क्या है। द प्रोसेस इन विच इंटरनल रेजिस्टेंस इज अज्यूम्ड नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन विद इट्स सरफेस रेजिस्टेंस इज कॉल्ड न्यूटोनियन हीटिंग और न्यूटोनियन कूलिंग। द टेम्परेचर इन दिस प्रोसेस इज कंसिडर्ड टू बी यूनिफॉर्म एट ए गिवन टाइम। तो किसी भी बॉडी के अंदर इस कंडीशन में क्या रहेगा, सभी के सभी पॉइंट पर टेम्परेचर यूनिफॉर्म रहेगा और सच एन एनालिसिस इज कॉल्ड लम्प्ड पैरामीटर एनालिसिस। तो चलिए इसके अजम्पशंस जान लेते हैं। तो सबसे पहला अजम्पशन क्या है, कंडक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस या इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी इज नेग्लिजिबल। तो इस बॉडी के अंदर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या रहेगा, 0 या नेग्लिजिबल। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, L/Ka टेंस टू नेग्लिजिबल। और दूसरा वाला क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द बॉडी इज हायर। ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस। तो हम क्या बोल सकते हैं, यदि इसका थर्मल कंडक्टेंस नेग्लिजिबल है तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है बहुत ही ज़्यादा रहेगी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इसके प्रत्येक पॉइंट पर टेम्परेचर सेम रहेगा। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है, टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है, dT/dx। तो dT/dx क्या रहेगा, नेग्लिजिबल रहेगा। ये नेग्लिजिबल क्यों रहेगा, यहाँ पर देखो dt का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस। यदि आप किसी भी दो लोकेशन पर टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड करते हो तो वो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि देखो T - T मतलब 0। यानी यदि दो पॉइंट पर टेम्परेचर सेम है तो टेम्परेचर डिफरेंस तो 0 रहेगा, तो 0/dx। तो इसका मतलब क्या है, वो नेग्लिजिबल रहेगा। तो यहाँ पर लम्प्ड पैरामीटर एनालिसिस में टेम्परेचर ग्रेडियंट नेग्लिजिबल होता है। हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट इज यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट। तो इस बॉडी का जो हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट है यानी H, वो क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, यानी एक समान रहेगा, और वो कांस्टेंट भी रहेगा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ एप्लीकेबल व्हेन बायोट नंबर इज लेस देन 0.1। तो जब बायोट नंबर की वैल्यू 0.1 से कम होगी तभी हमारा लम्प्ड पैरामीटर एनालिसिस अप्लाई किया जाएगा। तो बायोट नंबर क्या होता है, HLC/K। अब चलिए डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये हमारे पास एक बॉडी है और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, नेग्लिजिबल है। तो यदि एक हमारे पास ऐसी बॉडी होती है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है तो उसको हम किस एनालिसिस से सोल्व करेंगे, लम्प्ड हीट एनालिसिस से। तो हम मान लेते हैं कि जो इस बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर है वो कितना है, Ti, ये स्मॉल Ti है, और यहाँ पर जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है वो कितना है, Ta।
और हमने यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन लिखी है। तो बाउंड्री कंडीशन क्या है, व्हेन टाउ इक्वल टू 0। टाउ का मतलब क्या है, टाइम। तो जब टाइम 0 था तो बॉडी का टेम्परेचर कितना था, Ti था। तो T इक्वल टू Ti। और जब टाउ की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, यानी कुछ समय बाद, 5 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद, तो जो टेम्परेचर है वो टाइम पर डिपेंड करता है। अब चलिए आगे देखते हैं। देखो इसे हम बोल सकते हैं जनरल सिस्टम फॉर अनस्टेडी हीट कंडक्शन। अनस्टेडी हीट कंडक्शन क्यों, क्योंकि यहाँ पर टाइम के साथ साथ टेम्परेचर में चेंज होता है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो टाइम का फंक्शन है। मान लो कि जैसे हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो मानो कि इसके पास जैसे कि 100 जूल एनर्जी है। तो 100 जूल एनर्जी को हम क्या बोल देते हैं कि ये इसकी इंटरनल एनर्जी है। और यदि हम इसे किसी भी एनवायरनमेंट में रखते हैं तो इसमें से एनर्जी बाहर जाएगी। मान लेते हैं कि 20 जूल एनर्जी इससे एनवायरनमेंट में चली गई कन्वेक्शन के द्वारा। ये किसके इक्वल रहेगा, ये किसके इक्वल है, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। आप देख रहे हो कि इसकी इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज हुआ, 20 ही तो चेंज हुआ। अब इसके पास इंटरनल एनर्जी कितनी है, 80। यानी इसका मतलब क्या है कि जो इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज है वो कितना है, 20। तो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन के लिए हम क्या लिखेंगे कि जो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी है वो किसके बराबर है, वो बराबर है आपका हीट लॉस बाय कन्वेक्शन। तो हमने यहाँ पर लिखा है, देखो, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी इक्वल टू रेट ऑफ हीट लॉस बाय कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, वो हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से लिखेंगे। तो H इंटू सरफेस एरिया यानी AS इंटू टेम्परेचर डिफरेंस। तो यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, मान लेते हैं कि किसी टाइम बाद इस बॉडी का जो टेम्परेचर है वो T है और यहाँ पर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कितना है, TA। तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना मिलेगा, T माइनस TA। और चलो अब हम इंटरनल एनर्जी के लिए ये वाला यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है, MC डेल्टा T या DT। और क्योंकि ये डिक्रीज है तो डिक्रीज के लिए हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे, और ये रेट है तो रेट के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, टाइम से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास टाइम क्या है यहाँ पर, टाउ। तो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी कितना मिला, माइनस MC डेल T अपॉन डेल टाउ। तो हम क्या करेंगे कि इसी इक्वेशन को सोल्व करके टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक फॉर्मूला लाएंगे। तो जैसे ही वो फॉर्मूला आ जाएगा तो हमारा डेरिवेशन वो फिनिश हो जाएगा। तो चलिए इसका डेरिवेशन करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा भी है कि ये जो T है ये क्या है, टेम्परेचर एट एनी इंस्टेंट। तो यानी किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद जो बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या है, T। और नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है बॉडी का, तो इसलिए हम नेगेटिव साइन अप्लाई करते हैं। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। तो ऐसे लिख लेते हैं कि dt अपॉन T माइनस TA, dt अपॉन T माइनस TA, और यहाँ पर क्या है, H इंटू AS, और ये जो डी टाउ है इसे यहाँ लिख लेते हैं, और वो M इंटू C, और ये माइनस साइन। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। तो देखो dt अपॉन T माइनस TA इक्वल टू माइनस H इंटू AS अपॉन M। देखो M की जगह पर हम क्या लिख लेते हैं, M क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो इसकी जगह पर लिख लेते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और ये स्पेसिफिक हीट इंटू डी टाउ। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं हम। तो देखो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, तो जैसा कि हमें पता है कि 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log x या ln x। तो हम लिख लेते हैं ln T माइनस TA, और इधर की तरफ जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, तो माइनस H इंटू AS अपॉन रो VC, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो D से ये इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, टाउ। और हम अपनी तरफ से एक कांस्टेंट यहाँ पर लगा लेते हैं C1। तो अब ऐसा करते हैं कि इस C1 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो C1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। देखो जैसा कि हमें पता है कि टाउ इक्वल टू 0 पर जो टेम्परेचर है वो कितना है, Ti। तो इसी को ही हम लिख लेते हैं। तो देखो
द बाउंड्री कंडीशंस आर टाउ इजकल टू 0 देन टेम्परेचर इजकल टू Ti। तो हम यहाँ पर T की जगह पर Ti पुट करेंगे और टाउ की जगह पर 0 पुट करेंगे। तो देखो ln Ti माइनस Ta इजकल टू माइनस H इंटू AS अपॉन रो VC इंटू टाउ की जगह पर 0 प्लस C1। तो यहाँ से C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी, यानी C1 की वैल्यू यहाँ से आ गई ln Ti माइनस Ta। अब चलिए C1 की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो ln T माइनस Ta इजकल टू माइनस H इंटू AS अपॉन रो VC इंटू टाउ प्लस C1 की जगह पर इसे लिखेंगे तो ln Ti माइनस Ta। अब इसे हम इक्वल साइन से पहले ले आते हैं। तो देखो ln T माइनस Ta माइनस ln Ti माइनस Ta इजकल टू माइनस H इंटू AS अपॉन रो VC इंटू टाउ। तो देखो इसे हम कितना लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कि ln T माइनस Ta अपॉन Ti माइनस Ta और इधर की तरफ HAS अपॉन रो VC इंटू टाउ। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ से हम ln को हटा देते हैं। तो ln को हटाएंगे तो इधर की तरफ क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल। तो देखो T माइनस Ta अपॉन Ti माइनस Ta इजकल टू ई की पावर माइनस HAS अपॉन रो VC इंटू टाउ। तो ये टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फॉर्मूला आ गया। तो देखो इस फॉर्मूले का यूज हम किस तरह से करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि ये क्या है, इनिशियल टेम्परेचर, और ये क्या है, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर, और टाउ क्या है, टाइम। तो जैसे कि हमारे पास कोई भी बॉडी है और इसका इनिशियल टेम्परेचर मान लो जैसे कि 50 डिग्री सेल्सियस है, और हमें इस बॉडी का टेम्परेचर 10 सेकंड बाद फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, टाउ की जगह पर यहाँ पर 10 पुट करेंगे और जो Ti है इसकी जगह पर हम 50 पुट करेंगे, और जो भी एनवायरनमेंट का टेम्परेचर दिया जाएगा जैसे कि 20 डिग्री सेल्सियस, तो Ta की वैल्यू हम पुट कर देंगे और यहाँ से T की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो जो भी बॉडी का टेम्परेचर 10 सेकंड के बाद होगा वो आ जाएगा। तो इस तरह से इस फॉर्मूले का यूज किया जाएगा। अब चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। तो यहाँ से जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसके फॉर्म में आया है, एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में आया है, क्योंकि हम बॉडी को कूल कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए, इन न्यूटोनियन कूलिंग द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। तो न्यूटोनियन कूलिंग में क्या होता है कि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है। इसके विपरीत यदि हम बॉडी को हीट करेंगे तो उस बॉडी का जो टेम्परेचर है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा। अब एक्सपोनेंशियल का क्या मतलब है उसे हम समझ लेते हैं। एक्सपोनेंशियल का तो देखो इसका मतलब क्या है, इट मीन्स इनिशियल रेट ऑफ कूलिंग इज वेरी हाई एज टाइम इंक्रीजेस रेट ऑफ कूलिंग इज डिक्रीज। यानी शुरू में तो क्या होगा कि जो कूलिंग है, कूलिंग वो बहुत ही तेज़ी से होगी और कुछ समय बाद जो कूलिंग है वो कम हो जाएगी। इसके लिए हम डायग्राम से समझते हैं। देखो जैसे कि ये एक्सपोनेंशियल हीटिंग के लिए कर्व है और ये वाला कर्व किसके लिए है, एक्सपोनेंशियल कूलिंग के लिए। तो इस डायग्राम में देखिए, मान लो जैसे कि हम कूलिंग कर रहे हैं, तो कूलिंग जैसे स्टार्टिंग में जो बॉडी है वो हायर टेम्परेचर पर रहेगी और धीरे धीरे वो कूल होती भी आएगी। अब यहाँ से लेकर के, मान लो यहाँ से लेकर के हमने बॉडी को यहाँ तक कूल किया, तो आप देखोगे कि यहाँ तक कूल करने में हमें टाइम कितना लगा, बहुत ही कम लगा। ठीक है, आप देख सकते हो जो टाइम है वो क्या है, बहुत ही कम लगा। और यदि आप इसके बाद कूल करोगे तो जो टाइम है वो ज़्यादा लगेगा। तो एक्सपोनेंशियल कूलिंग और एक्सपोनेंशियल हीटिंग का मतलब यही है कि स्टार्टिंग में तो हमें टाइम कम लगेगा और कुछ समय बाद जो टाइम है वो हमें फिर ज़्यादा लगेगा हीटिंग और कूलिंग करने में। अब चलिए ऐसा करते हैं कि जो हमारे पास ये फॉर्मूला है इसको हम बायोट नंबर और फोरियर नंबर की टर्म में लिख लेते हैं। तो
चलिए इसे लिखते हैं। देखो हमारे पास क्या है यहाँ पर, ये वाला जो टर्म है माइनस HAS अपॉन रो वी सी इंटू टाउ, तो इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखो HAS अपॉन रो वी सी इंटू टाउ कैन बी अरेंज्ड इन डायमेंशनलेस फॉर्म। डायमेंशनलेस फॉर्म का मतलब क्या है, जो हमारे पास नंबर होते हैं, बायोट नंबर, फोरियर नंबर, नुसेल्ट नंबर, तो हमें इनकी फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है। तो देखो ये हमने यहाँ पर लिख लिया। हम अपनी मर्जी से यहाँ पर k से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, और सेम इसी तरह से यहाँ पर करैक्टरिस्टिक लेंथ से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो देखो H, LC और K, इन तीनों को एक साथ में लिख लेते हैं। तो ये क्या होता है, बायोट नंबर। और उसके बाद हमारे पास क्या बचता है यहाँ पर, देखो AS टाउ K, तो AS टाउ K, और नीचे की तरफ रो वी सी रो, और ये जो V है, V क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया यानी सरफेस एरिया, और लेंथ का मतलब करैक्टरिस्टिक लेंथ। तो इसकी जगह पर हम लिख लेते हैं AS इंटू LC, और ये आपका स्पेसिफिक हीट, और ये आपका LC ये वाला। तो देखो AS से AS कैंसिल हो जाएगा, और कितना मिलेगा, HLC अपॉन K, और यहाँ पर देखिए ये कितना बचता है हमारे पास, K अपॉन रो C। इसे हम एक साथ लिख लेते हैं K अपॉन रो C और टाउ अपॉन LC स्क्वायर। तो K अपॉन रो C ये क्या होता है, ये थर्मल डिफ्यूजिविटी होता है। तो थर्मल डिफ्यूजिविटी K अपॉन रो C, तो इसकी जगह पर हम अल्फ़ा लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं HLC अपॉन K इंटू अल्फ़ा, और ये क्या है, टाउ अपॉन LC स्क्वायर। तो अल्फ़ा टाउ अपॉन LC स्क्वायर ये क्या होता है, फोरियर नंबर, और HLC अपॉन K ये क्या है, बायोट नंबर। तो बायोट नंबर इंटू फोरियर नंबर। तो इस तरह से ये जो हमारे पास टर्म था, इसको हमने डायमेंशनलेस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब जो हमारे पास टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फॉर्मूला आया है, हम यहाँ पर इसकी जगह पर बायोट नंबर और फोरियर नंबर लिख लेते हैं। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा वो, T माइनस TA अपॉन TI माइनस TA इक्वल टू E की पावर माइनस ये बायोट नंबर और फोरियर नंबर, बायोट नंबर इंटू फोरियर नंबर। तो ये जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है वो बायोट नंबर और फोरियर नंबर के टर्म में आ गया। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इससे अगली वाली वीडियो में हम इंस्टेंटेनियस हीट फ्लो रेट और टोटल हीट फ्लो रेट के बारे में जानेंगे और उन दोनों का डेरिवेशन करेंगे।